हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मीनिंग, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट। ये टॉपिक पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाया जाता है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी पढ़ाया जाता है, एज वेल एज ये पॉलिटिकल थियोरी का भी पार्ट है, जिसको लेकर आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड्स आती हैं। सो दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं स्टेट के मीनिंग से। स्टेट वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ? इसका ओरिजिन माना जाता है लैटिन वर्ड स्टैच्यू से, और जिसका मतलब क्या होता है? अ फिगर ऑफ अ पर्सन। आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इट मीन्स। एक प्रतिमा। तो इसका ओरिजिन तो हो गया, पर ये यूज में कब आई? ये टर्म 16वीं शताब्दी से यूज में है, और मैकियावेली ने इस टर्म को पॉपुलराइज करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने स्टेट टर्म को पॉलिटिकल साइंस में यूज किया, उसकी मॉडर्न सेंस में यूज किया। 18th सेंचुरी तक इसको आइडेंटिकल माना जाता था विद द टर्म्स लाइक सॉवरन या किंग। कई बार तो स्टेट टर्म का प्रयोग किंग को या सॉवरन को रेफर करने के लिए किया गया। आपको याद होगी लुई 14 की वो स्टेटमेंट जिसमें वो कहते हैं, आई एम द स्टेट। तो अब सवाल उठता है कि 16वीं शताब्दी से पहले या 16th सेंचुरी से पहले जो रोमन्स और ग्रीक्स एग्जिस्ट करते थे, वो कौन सी टर्म यूज करते थे? Actually, they use terms like polis या commonwealth. So it was popularized during the 16th century. और अगर हम स्टेट या राज्य के मीनिंग की बात करें, तो इसको अलग अलग पॉलिटिकल फिलॉसफीज द्वारा डिफरेंट तरीकों से डिफाइन किया गया है। लिबरल स्टेट को एक ऐसी एसोसिएशन मानते हैं जिसके पास पॉपुलेशन हो, टेरिटरी हो और सॉवरेनिटी हो। और मार्क्सिस्ट फिलॉसफी स्टेट को एक्सप्लॉयटेशन का एक इंस्टीट्यूशन मानती है जो सिर्फ डोमिनेटिंग क्लास के लिए काम करता है, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है, और जो हैव नॉट्स होते हैं, जो वीकर क्लास होती है, उनको एक्सप्लॉइट करता है। वहीं प्लूरलिस्ट फिलॉसफी मानती है कि स्टेट या राज्य अलग अलग एसोसिएशंस जो एग्जिस्ट करती हैं सोसाइटी में, उनमें से एक एसोसिएशन है। आगे चलकर मैं हर एक थियरी ऑफ स्टेट पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं लिबरल थियरी ऑफ स्टेट एक्सप्लेन करूंगी, आइडियलिस्ट थियरी ऑफ स्टेट एक्सप्लेन करूंगी, मार्क्सिस्ट थियरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी या प्लूरलिस्ट थियरी, इन सबको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और स्टेट का जो फॉर्म है, उसका जो नेचर है, वो समय के साथ साथ बदलता रहा है। इसलिए स्टेट वेरियस स्टेजेस के थ्रू इवॉल्व हुई है। My next video is going to be on evolution of the state, जहां पर मैं ये स्टेजेस बताऊंगी। तो अब आ जाते हैं ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। स्टेट के मीनिंग को समझने के लिए हमें इन डेफिनेशंस का पता होना जरूरी है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो J.W. गार्नर की है, क्योंकि इसमें उन्होंने सारे एस्पेक्ट्स कवर कर दिए हैं। सो अकॉर्डिंग टू गार्नर, स्टेट लोगों की एक ऐसी कम्युनिटी है जो कम्युनिटी नंबर में ज्यादा या कम हो सकती है, जिसके पास एक परमानेंट टेरिटरी है, और वो एक डेफिनेट टेरिटरी है। उसके बॉर्डर्स निर्धारित हैं, प्रॉपर्ली डिफाइंड हैं। वो सॉवरन है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्सटर्नल कंट्रोल। किसी भी आउटर फोर्स का उस पर कंट्रोल नहीं है, और उसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट है जिसके प्रति उस कम्युनिटी में रहने वाले लोग अपनी ओबीडियंस प्रोवाइड करते हैं। स्टेट की इससे एप्ट डेफिनेशन नहीं हो सकती है। जो स्टूडेंट्स एग्जाम राइट कर रहे हैं, उनके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि इस डेफिनेशन को अपने एग्जाम में जरूर मेंशन करना। अगर स्टेट पर क्वेश्चन आता है तो यू विल स्कोर एक्स्ट्रा मार्क्स। वहीं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंग, स्टेट इंस्टीट्यूशंस का ऐसा एक सेट या ग्रुप है जिसके पास अथॉरिटी है ऐसे रूल्स बनाने की जो सोसाइटी को गवर्न करते हैं या सोसाइटी को चलाते हैं। और ये इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक द एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट्री असेंबलीज। तो स्टेट एक कॉन्सेप्ट भी है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी। कॉन्सेप्ट के तौर पर
हम इसे अभी स्टडी कर रहे हैं। आई एम टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। और ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये क्या है, या संगठन के तौर पर ये क्या है? ये इंडिविजुअल्स का एक संगठन है और इस संगठन की एक डेफिनेट टेरिटरी है। ये सॉवरन भी है, किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री है, एज वेल एज इसकी अपनी एक गवर्नमेंट है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि स्टेट का मीनिंग क्या होता है। स्टेट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल कंट्रोल से फ्री होती है, इसके पास अपनी एक ज्यूरिसडिक्शन भी होती है और अपनी एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट भी होती है, जिसके थ्रू वो लोगों को और ग्रुप्स को एडमिनिस्ट्रेट करती है, प्रशासित करती है, अपनी टेरिटरी में रहते हुए, विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। तो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से ये बनती है: पॉपुलेशन, टेरिटरी, sovereignty and government. So I hope the meaning of state is clear to you. Now let's understand the nature of the state. इसमें हम समझने वाले हैं कि स्टेट किस प्रकार की होती है, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसे कैरेक्टराइज करते हैं। So the first aspect of the nature of state is that the state is sovereign. अपनी टेरिटरी के विद इन स्टेट के पास सुप्रीम पावर होती है। स्टेट के पास हाईएस्ट अथॉरिटी होती है ओवर इट्स टेरिटरी, एज वेल एज अपनी टेरिटरी के विद इन लॉ के लिए भी ये अल्टीमेट अथॉरिटी होती है। इस पर किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होता है और अपनी टेरिटरी में जो इसकी पॉपुलेशन होती है ये उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, साथ ही साथ कई तरीके के राइट्स प्रोवाइड करती है और ये भी मेक श्योर करती है कि उन राइट्स का किसी प्रकार का कोई वायलेशन या उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। और स्टेट में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जैसे कि इसकी आर्म्ड फोर्सेस, सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, जुडिशरी और लोकल एंड नेशनल काउंसिल्स, जैसे कि स्टेट लेजिस्लेचर्स या यूनियन लेजिस्लेचर लाइक द पार्लियामेंट और द यूएस कांग्रेस। और गवर्नमेंट भी इसका एक एलिमेंट होती है। स्टेट एक लीगल और पॉलिटिकल एंटिटी भी होती है। इसके पास अथॉरिटी होती है लोगों को गवर्न करने की। अपनी टेरिटरी के विद इन ये अपनी पॉपुलेशन को रेगुलेट करती है। इट इज द सोर्स ऑफ ऑल द लॉज। यहां तक कि स्टेट के पास लेजिटिमेट पावर होती है फोर्स को यूज करने की। ऑल्सो स्टेट के पास अथॉरिटी होती है मॉनेटरी रेवेन्यूज को एक्सट्रैक्ट करने की। ये अपनी पॉपुलेशन से रेवेन्यू कलेक्ट करती है, जो कि टैक्सेशन की फॉर्म में भी हो सकता है, और इसी रेवेन्यू या पैसे के थ्रू वो अपनी एक्टिविटीज को चलाती है और अपनी पॉपुलेशन का वेलफेयर करती है। ऑल्सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम नेशन एंड सोसाइटी। स्टेट तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है, उसके पास सॉवरेनिटी होती है, लेकिन जो सोसाइटी होती है उसके पास सॉवरेनिटी नहीं होती है। और जो स्टेट है वो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसे लोगों द्वारा क्रिएट किया गया है। वहीं सोसाइटी को एक ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन माना जाता है, एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जो कि मैन मेड नहीं है। वहीं अगर नेशन की हम बात करें तो ये लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिनमें एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ यूनिटी होती है, एक यूनिटी की भावना होती है और कॉमन कॉन्शियसनेस होती है। लोगों के बिलीव्स और सेंटिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं नेशन के साथ। वहीं स्टेट के बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ये तो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 4 मेन एलिमेंट्स होते हैं और वो लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है, उनकी सिक्योरिटी की नीड को फुलफिल करती है, उनकी वेलफेयर की ज़रूरत को पूरा करती है। वहीं नेशन जो है उसका लोगों की फिजिकल नीड से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिनके बीच में एक इमोशनल, स्पिरिचुअल और साइकोलॉजिकल बॉन्ड है। तो हम कह सकते हैं कि नेशन ऐसी एक कम्युनिटी है या ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि एक कॉमन एथनिसिटी, हिस्ट्री और ट्रेडिशंस पर बेस्ड है। साथ ही साथ स्टेट जो है वो गवर्नमेंट से भी डिफरेंट है। गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ एक एलिमेंट है स्टेट का, इट इज नॉट द इंटायर स्टेट। एक स्टेट को चलाया जाता है उसकी गवर्नमेंट के थ्रू। अगर गवर्नमेंट ना हो तो एक स्टेट नहीं कहलाएगी।
बिकॉज स्टेट कहलाने के लिए 4 एलिमेंट्स का होना जरूरी है। वो है पॉपुलेशन, एक डेफिनेट टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। ऑल्सो स्टेट की वेरियस टाइप्स होती हैं। इट कुड बी अथॉरिटेरियन, डेमोक्रेटिक और टोटलिटेरियन स्टेट। नेचर ऑफ द स्टेट के रिगार्डिंग हमारे लिए यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि क्योंकि अलग अलग थियोरीज ने स्टेट को अपने हिसाब से डिफाइन किया है, तो इसका नेचर भी इन थियोरीज ने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया है। तो आइडियलिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग नेचर क्या है? सबसे पहले तो बताते हैं कि आइडियलिस्ट थियोरी के प्रोपोनेंट्स थे प्लेटो, एरिस्टोटल, इमैनुअल कैंट, जिनके नेम को कांट भी प्रोनाउंस किया जाता है, एज वेल एज हीगल। आइडियलिस्ट थियोरी स्टेट को सुप्रीम मानती थी। वो इंडिविजुअल को एक मीन और स्टेट को द एंड मानती थी। यहां तक कि ये तो मानते थे कि एक इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस तभी तक है जब वो स्टेट का पार्ट है। स्टेट से बाहर उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस प्रकार की आइडियलिस्ट थियोरी में स्टेट का नेचर कैसा होगा? आइडियलिस्ट जो है या आदर्शवादी जो हैं, ये स्टेट को एक एथिकल इंस्टीट्यूशन मानते हैं। वो कहते हैं कि स्टेट जो भी करती है वो कभी मॉरली गलत नहीं हो सकता, नैतिक तौर पर गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है। और आइडियलिस्ट तो ये भी मानते हैं कि स्टेट कोई आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, लोगों द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि ये तो एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। और फर्दर ये मानते हैं कि इट इज ओनली द स्टेट दैट कैन मेक द इंडिविजुअल परफेक्ट। एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट या विकास तभी तक हो सकता है जब तक वो स्टेट में है या स्टेट का पार्ट है। स्टेट से बाहर उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एंड लाइक आई मेंशन बिफोर, ये स्टेट को एक एंड मानते हैं और इंडिविजुअल को मीन्स। इंडिविजुअल ओज एवरीथिंग टू द स्टेट। यहां तक कि स्टेट की अपनी पर्सनालिटी भी है और अपनी एक विल भी है। ये स्टेट को एक पर्सन मानता है जिसकी अपनी एक विल है या इच्छा भी है, और इसको एक रियल विल माना जाता है जो कि सभी की विल को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल को हमेशा स्टेट के जो लॉज हैं उनको ओबे करना चाहिए, क्योंकि वो स्टेट की विल को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टेट की विल होती है द विल ऑफ ऑल। ऑल्सो द एक्शंस ऑफ द स्टेट आर ऑलवेज राइट। स्टेट कभी गलत नहीं हो सकती। लेटर ऑन इसका एक मॉडरेट व्यू इमर्जेंस में आया जो कि कम एक्सट्रीम था, इसलिए इसको मॉडरेट व्यू कहा जाता है, और इसके मेन प्रोपोनेंट है टीएच ग्रीन। तो मॉडरेट व्यू के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ स्टेट क्या है? स्टेट ब्रिंग्स द बेस्ट इन मैन। स्टेट को ओबे करके एक इंसान अपने आप को ओबे कर रहा है। तो आइडियलिज्म यहां पर भी दिख रहा है। इसके साथ ही साथ स्टेट ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है जिसके थ्रू एक इंसान का नैतिक या मॉरल डेवलपमेंट होता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, इंडिविजुअल का और स्टेट का एंड सेम ही होता है, और वो होता है ह्यूमन एक्सीलेंस को प्रमोट करना। और मॉडरेट व्यू इस बात से मना करता है कि स्टेट एक एंड है, बल्कि एक ऐसा मीन्स है या माध्यम है जिसके थ्रू एक पर्सन का नैतिक विकास होता है या मॉरल डेवलपमेंट होता है। और स्टेट को ऐसी सारी हिंड्रेंसेस या अड़चने हटा देनी चाहिए या रिमूव कर देनी चाहिए जो कि एक व्यक्ति के रास्ते में आती हैं, जो एक व्यक्ति को डेवलप होने से रोकते हैं। ऐसी अड़चनों को दूर करना चाहिए। तो यहां पर आते आते आइडियलिस्ट का एक नरम स्वभाव हो गया था, इसीलिए इसको मॉडरेट व्यू कहा जाता है ऑफ आइडियलिज्म या आइडियलिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट। फिर उसके बाद आती है मार्क्सिस्ट थियोरी ऑफ स्टेट, जो कि बेस्ड है कार्ल मार्क्स और एंगल्स के आइडियाज पर। मार्क्सिस्ट थियोरी को तो हम ऑलरेडी कवर भी कर चुके हैं प्रीवियसली। तो इस थियोरी के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ स्टेट कैसा है? स्टेट जो है वो डोमिनेटिंग क्लास द्वारा कंट्रोल की जाती है। ये क्लास इकोनॉमिकली सुपीरियर है। 2 तरीके की क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, एक होती है हैव्स एंड द हैव नॉट्स। हैव्स होती हैं डोमिनेटिंग क्लास और उन्हीं के हाथ में होती है द स्टेट, और इसीलिए स्टेट को एक एक्सप्लॉइटेशन के टूल के तौर पर यूज किया जाता है। किसके द्वारा? डोमिनेटिंग क्लास के द्वारा, जो कि एक्सप्लॉइट करती है वीकर क्लास को।
और स्टेट को बनाया किस लिए गया था अकॉर्डिंग टू द मार्क्सिस्ट थ्योरी? जो डोमिनेटिंग इकोनॉमिक क्लास है उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए। इसके बाद ग्रामशी ने इसमें फर्दर एडिशंस करी, जिनको मार्क्सिस्ट होने के साथ साथ एक नियो मार्क्सिस्ट भी माना जाता है। और वो मानते थे कि जो एक सोसाइटी का सुपर स्ट्रक्चर है वो कंसेंट को यूज करके कैपिटलिज्म को इंकरेज करता है। तो ये थियोरी स्टेट का एक नेगेटिव आउटलुक प्रेजेंट करती है। फिर आता है द नेचर ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट, जिसके प्रोपोनेंट्स हैं लॉक, बेंथम और जे.एस. मिल। लिबरल थियोरी में फर्दर 2 व्यू पॉइंट्स आते हैं, नेगेटिव लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म। इसको मैं जब लिबरल थियोरी ऑफ स्टेट पर वीडियो बनाऊंगी वहां पर एक्सप्लेन करूंगी। दोनों ही व्यू पॉइंट्स स्टेट को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। खैर, यहां पर हम स्टेट का नेचर समझ लेते हैं। तो स्टेट क्या काम करती है? स्टेट लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करती है, इंडिविजुअल राइट्स और लिबर्टी को सपोर्ट करती है। वो अपनी एक्टिविटीज के लिए लोगों के प्रति अकाउंटेबल है या जवाबदेह है, और एक लिमिटेड स्टेट है जिसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। साथ ही साथ ये स्टेट को एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन मानते हैं, अनलाइक द नेचर ऑफ द स्टेट एज पर द आइडियलिस्ट थियोरी। लेकिन ये भी मानते हैं कि स्टेट एक नेसेसरी ईविल है। ईविल या इसलिए है क्योंकि इसके थ्रू इंडिविजुअल पर कुछ रिस्ट्रेंट्स लगाए जाते हैं, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो एक इंडिविजुअल को फॉलो करनी पड़ती हैं, जैसे कि वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को लिमिट कर सकती हैं। लेकिन स्टेट नेसेसरी भी है। इट इज नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि अगर स्टेट नहीं हुई तो लॉ एंड ऑर्डर को कौन मेंटेन करेगा? ऑल्सो स्टेट जो है वो एक मीन्स है और इंडिविजुअल जो है वो एक एंड है, विच इज ऑपोजिट टू द आइडियलिस्ट थियोरी। तो ये मेन 3 थियोरीज हैं जो कि अपने अपने पर्सपेक्टिव से नेचर ऑफ द स्टेट प्रेजेंट करती हैं। जहां मार्क्सिस्ट थियोरी स्टेट का एक नेगेटिव आउटलुक प्रेजेंट करती है, आइडियलिस्ट थियोरी स्टेट की एक एक्सट्रीम फॉर्म प्रेजेंट करती है। लेकिन लिबरल थियोरी ये मानती है कि स्टेट इंडिविजुअल के लिए एग्जिस्ट करती है, उसका काम ही ये है कि लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। तो यही मेरा पर्पस था यहाँ पे बताने का कि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स या दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग स्टेट का नेचर भी चेंज हो गया। अब आ जाते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पर कि स्टेट फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करती है, स्पेशली इन द कंटेम्पररी टाइम्स। तो स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है अपने सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनका वेलफेयर इंश्योर करना। और वेलफेयर कैसे इंश्योर किया जाता है? हेल्थ केयर, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके। स्टेट अपने सिटीजन्स को बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करती है, और इन राइट्स को प्रोवाइड करने के पीछे का मकसद यही होता है कि सिटीजन्स का वेलफेयर हो सके, वो पूरी तरीके से डेवलप कर सके, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन ना फेस करनी पड़े। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज। स्टेट अलग अलग प्रकार के पब्लिक गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक पार्क्स, रोड्स, हाउसेस, टेलीविजन या रेडियो ब्रॉडकास्ट। ये स्टेट का सबसे जरूरी फंक्शन होता है, क्योंकि इसी के थ्रू तो जनता का भला हो सकता है। ऑल्सो ये लॉ, ऑर्डर एंड सिक्योरिटी को भी मेंटेन करती है। इनफैक्ट ये स्टेट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सिटीजन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर करे। इसके लिए वो लॉज बनाती है, उनको इन्फोर्स करती है, और साथ ही साथ पुलिस और मिलिट्री जैसे इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करती है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज रेगुलेटिंग द इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी को भी रेगुलेट करती है ताकि वो ग्रो कर सके, और इसके थ्रू स्टेट ये भी इंश्योर करती है कि इकोनॉमी द्वारा सिटीजन्स की जरूरतों को पूरा किया जाए। यहां तक कि स्टेट टैक्स भी कलेक्ट करती है और बजट भी बनाती है। साथ ही साथ ये सिटीजन्स के इंटरेस्ट को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है। वो दूसरी स्टेट से मिलती है, उनके साथ इंटरैक्शंस करती हैं, फिर ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स भी साइन करती है।
जनता की आवाज को इंटरनेशनल लेवल पर स्टेट ही लेके जाती है। और स्टेट की एक और मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है अपने सिटीजन्स को डिफेंड करना। और ना ही सिर्फ अपने सिटीजन्स को डिफेंड करना, बल्कि अपनी टेरिटरी को भी प्रोटेक्ट करके रखना, उन्हें किसी भी प्रकार के एक्सटर्नल थ्रेट से बचा कर रखना, और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, और इसके अलावा नेशनल यूनिटी को भी प्रमोट करना। अगर ऐसे कोई भी एलिमेंट्स हैं जो स्टेट को डिवाइड करने की बात करें, तो ऐसे एलिमेंट्स के अगेंस्ट स्टेट एक्शन भी ले सकती है। उसके पास ये अथॉरिटी होती है, क्योंकि उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है नेशनल यूनिटी को इंश्योर करना, स्टेट को यूनाइटेड रखना, और उसकी कल्चरल आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करके रखना। स्टेट का नेक्स्ट फंक्शन है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना। स्टेट ये इंश्योर करती है कि उसकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में ना रह जाए। इसलिए वो इस प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज को रेगुलेट करती हैं ताकि उनका एक्सप्लॉयटेशन ना किया जाए। वो सिर्फ प्रेजेंट ही नहीं बल्कि फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में भी सोचती है, और इसीलिए फॉरेस्ट या फिशरीज जैसी रिसोर्सेज को कंजर्व करने का काम करती है, और जो मिनरल रिसोर्सेज होती हैं उनकी एक्सप्लॉयटेशन को रोकती हैं। ऑल्सो इट वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। वो रोड्स बनवाती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करती है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एस्टैब्लिश करती है, और इसके साथ ही साथ एयरपोर्ट्स एंड रेल रोड्स भी कंस्ट्रक्ट करवाती है। साथ ही ह्यूमन कैपिटल में भी इन्वेस्ट करती है, जिसको हिंदी में कहते हैं मानव पूंजी। स्टेट अपने सिटीजन्स में इन्वेस्ट करती है ताकि ना ही सिर्फ उन सिटीजन्स का डेवलपमेंट हो सके बल्कि स्टेट का भी डेवलपमेंट हो सके। स्टेट हायर एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ पर इन्वेस्ट करती है ताकि पॉवर्टी और सोशल इनइक्वालिटी को दूर किया जा सके, और इसी के थ्रू सिटीजन्स की स्किल का और नॉलेज का डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि वही स्किल आगे चलकर स्टेट के काम आने वाली है, स्टेट के डेवलपमेंट में एक योगदान देने वाली है। Also it works for the citizen engagement. स्टेट का ये प्रयास रहता है कि सिटीजन्स उनके साथ ज्यादा से ज्यादा इंगेज करें, उनकी एक्टिविटीज का पार्ट बने, ताकि दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश हो सके। इसके लिए स्टेट अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को लॉन्च करती है जिनका पार्ट उनके सिटीजन्स बनते हैं, और इसी प्रकार सिटीजन की स्टेट के साथ इंगेजमेंट बढ़ती है। नेक्स्ट फंक्शन इज डिजास्टर मैनेजमेंट। ये भी एक जरूरी फंक्शन है। स्टेट का काम होता है डिजास्टर्स को प्रिवेंट करना। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो ऐसे में क्या करना है ये स्टेट ही डिसाइड करती है। पहले तो स्टेट का प्रयास रहता है कि डिजास्टर्स को प्रिवेंट किया जा सके, फिर स्टेट्स ऐसे रूल्स और फ्रेमवर्क्स तैयार करती है जिनके थ्रू डिजास्टर से निपटा जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं अर्थक्वेक आ गया है तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट अपनी एक रेस्क्यू टीम तैयार करती है, और अगर कहीं डिजास्टर का नेचर बहुत ज्यादा सीरियस है, क्रिटिकल है, जिससे स्टेट को डील करने में मुश्किल हो रही है, तो ऐसे में स्टेट दूसरी इंटरनेशनल स्टेट से हेल्प भी मांग सकती है। वो मिलिट्री हेल्प भी हो सकती है, मेडिकल हेल्प भी हो सकती है, या फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है। साथ ही साथ इट इंश्योर्स कोऑपरेशन बिटवीन वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेट चलाई जाती है गवर्नमेंट द्वारा, और गवर्नमेंट के होते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो स्टेट इंश्योर करती है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोऑपरेशन बनी रहे। ऐसा ना हो कि एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन पर अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करे, और इसीलिए होता है एक स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन। एक स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही इंस्टीट्यूशंस की पावर को स्पेसिफाई किया जाता है, किसको क्या फंक्शंस परफॉर्म करने हैं ये बताया जाता है, ताकि कोई भी अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर ना जाए और सभी इंस्टीट्यूशंस के बीच में कोऑपरेशन बना रहे। एक स्टेट, स्पेशली जो वेलफेयर स्टेट होती है, जो वेलफेयरिज्म पर आधारित होती है, वो इंपॉर्टेंट वेलफेयर फंक्शंस को भी परफॉर्म करती है। एग्रीकल्चर की फील्ड में एक स्टेट अपने फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड कर सकती है, सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है, क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है,
उनको फ्लड से और नेचुरल डिजास्टर से रिलीफ भी प्रोवाइड कर सकती है। और ट्रांसपोर्ट के फील्ड में क्या करती है, अपनी बसेस चलवाती है। इसके अलावा रेल्स, एयरलाइन, शिप्स और ये सब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सभी सिटीजन्स के लिए अवेलेबल होती हैं। साथ ही साथ स्टेट का प्रयास होता है कि उसके सिटीजन्स को प्रॉपर वाटर मिल सके, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, और उसके सिटीजन्स के पास वाटर सप्लाई हो, एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हो, एज वेल एज फार्मर्स के लिए इरिगेशन की व्यवस्था हो। इसके अलावा स्टेट एजुकेशन पर भी स्पेंड करती है, बिकॉज एजुकेशन इज द की फॉर द स्टेट। इसी से तो सिटीजन का विकास होता है, और इसी के लिए स्टेट जो है वो स्कूल्स खोलती है, कॉलेजेस खोलती है, टीचर्स की, प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट कराती है, और साथ ही साथ हेल्थ केयर के लिए भी काम करती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है, सब्सिडाइज रेट पर मेडिसिन प्रोवाइड करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए कार्य करती है। अगर एक वेलफेयर स्टेट है तो उसका प्रयास ये रहता है कि कोई भी जो रिच है वो ज्यादा रिचर ना बन जाए और जो पुअर है वो पुअरर ना बन जाए। इसके लिए वो टैक्सेस का सहारा लेती है। अमीर लोगों से ज्यादा टैक्सेस वसूले जाते हैं और गरीब जनता से कम टैक्सेस वसूले जाते हैं, ताकि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट हो सके, समाज में एक इक्वलिटी आए। तो स्टेट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करती है, बल्कि मल्टीफेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जो कि अभी हमने समझा। और इसी के साथ समाप्त होता है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा मीनिंग, नेचर एंड द फंक्शंस ऑफ द स्टेट। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, हम आगे चल के इसके ऑब्जेक्टिव्स, एलिमेंट्स, टाइप्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट को भी स्टडी करने वाले हैं। सो उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।